हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। कैसे हैं बच्चे? क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो बच्चे, जैसा कि पिछले क्लासेस में अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो ऑलरेडी उसका पार्ट 1 हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग उस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ये हम लोग आज चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि जब हम चैप्टर पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुके हैं, जो चैप्टर 1 का, जो बच्चे पार्ट फर्स्ट नहीं देखे पहले वो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, देन पार्ट सेकेंड देखिए। ठीक है, इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, BCom एंड MCom क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। बच्चे, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ 6 to 12th, और 10th एंड 12th में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे। और पिछले 11 साल से लगातार हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चे को मैंने कॉमर्स ऑफलाइन पढ़ा दिया और 800 से अधिक बच्चे BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए हैं जो हमसे पढ़े हैं। यदि आप भी BHU और DU में पढ़ने का सपना रखते हैं तो आप हमारे साथ बस 2 साल जुड़े रहिएगा, 11th एंड 12th कॉमर्स। 12th में मैं आपको CUET का प्रिपरेशन करवाऊंगा, 12th के साथ साथ आपका BHU और DU में पढ़ने का सपना जो है वो साकार करूंगा। अगर आप CA बनना चाहते हैं तो मैं फाउंडेशन भी पढ़ाता हूं, आप CA फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरे फाउंडेशन लेवल का है, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा आपका। बस आप हमारे साथ 2 साल बने रहिएगा, 11th एंड 12th। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2 लेक्चर। इससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, इसके बाद देखना शुरू करिए। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है आज का पहला टॉपिक है स्कोप और ब्रांचेज और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के ब्रांचेज क्या क्या हैं। तो अकाउंटिंग के ब्रांचेज में आपको है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बच्चे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, हम लोग जो 11th का अकाउंट्स अभी पढ़ रहे हैं, ये हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करना, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना और ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। जो अभी हम लोग का अकाउंट्स है 11th का, दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना पढ़ेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे? बैलेंस शीट के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि अपना इनकम स्टेटमेंट जानना, प्रॉफिट और लॉस जानना, अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना बैलेंस शीट के थ्रू। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक ना। आफ्टर दैट है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग आपको BCom में पढ़ना है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो एक अकाउंट्स का सब्जेक्ट रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। एट दैट टाइम उसमें आप पढ़ेंगे पर यूनिट कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट निकालना। जैसे जब आप गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो तो उस गुड्स और सर्विसेज का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, तभी आप प्राइस फिक्स करेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज,
टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। आफ्टर दैट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये आप जब मास्टर्स करोगे, जैसे एमकॉम करो, एमबीए करो, एट दैट टाइम एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यहां पे बस एक बताया गया है कि अकाउंटिंग इतने तरह के होते हैं। हमको पढ़ना है 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये नहीं पढ़ना है 11th में, बट एक लाइन उसके बारे में जानकारी दिया गया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इट हेल्प्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट, क्या करता है, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। डिसीजन मेकिंग में ही हो गया प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लान्स बनाने में, डिसीजंस लेने में, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आफ्टर दैट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या करता है, ये हमें बताता है कितना हमारा टैक्स होगा, टैक्स के असेसमेंट की बात करता है, टैक्स के कैलकुलेशन की बात करेगा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कि हमें कितना टैक्स पे करना है। जो दो तरह के टैक्स होते हैं ना, एक डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी। तो ये बताएगा हमें कितना टैक्स देना है, इसकी जानकारी देगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवार्ड्स सोसाइटी। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बच्चे, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सोसाइटी के रिसोर्सेस का यूज करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के रिसोर्सेस का यूज करता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कि द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द रोल ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, रोल ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति बिजनेस का क्या रोल है। तो ये हमारा रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में ये सब पढ़ना होता है, जिसमें हमारा 11th का जो अकाउंट्स है, क्लास 11th का जो अकाउंट्स है, ये हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, ठीक है, जिसमें हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, लॉस के बारे में, ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। तो ये हमारा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रहा। आप इसको अगर नोट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज टेक। ओके, डन। आफ्टर दैट है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, देखो बच्चे, नेचर अकाउंटिंग का क्या है, तो इकोनॉमिक इवेंट, पहला क्या है, इकोनॉमिक इवेंट, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने यहाँ पे केवल पॉइंट लिखा है ताकि आपको समझा देंगे और आप समझ जाओगे, तो बुक में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट में कहा गया है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, कि जो अकाउंटिंग है वो केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस के बुक्स में केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसको हमने मनी के टर्म में मेजर किया है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो यहीं पे कहा गया है कि इकोनॉमिक इवेंट में कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, कि बिजनेस के बुक्स में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं करना है। आफ्टर दैट है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। बच्चे, जो अकाउंटिंग का साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं,
ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक ना। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर के हैं, कौन से ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर के नहीं हैं, ठीक है। तो ये पहला काम रहा, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। आफ्टर दैट क्या था उसका, मेजरमेंट, कि ट्रांजैक्शन को मेजर करेंगे, किस टर्म में, मनी के टर्म में, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले मेजरमेंट होगा कि उसका वैल्यू क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव टर्म में रिकॉर्ड नहीं करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, मॉनेटरी एस्पेक्ट में, तो इसलिए उसका मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट के बाद क्या कर रहे थे बच्चे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे ट्रांजैक्शन का, ठीक ना। रिकॉर्डिंग करेंगे, कहां पे रिकॉर्डिंग करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था कि जर्नल में या तो रिकॉर्ड करना है या सब्सिडरी बुक में। कहां पे, सब्सिडरी बुक में, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद क्या था नेक्स्ट स्टेप, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब लेजर बनाना, क्लासिफाइंग मतलब लेजर प्रिपरेशन। फिर क्या था, समराइजिंग, समराइजिंग, ठीक ना। समराइजिंग के बाद क्या था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके बाद क्या था आपका लास्ट स्टेप, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये प्रोसेस अकाउंटिंग का ओवरऑल है। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना, मनी टर्म में रिकॉर्ड करना, जर्नल या सब्सिडरी बुक में, क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर, समराइजिंग करना। समराइजिंग में आपका था, समराइजिंग में क्या होता है बच्चे, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट का प्रिपरेशन करते हैं। फिर ट्रांजैक्शन को एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसी प्रोसेस के बारे में कहा गया कि बिजनेस में एक तो इकोनॉमिक इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे जिसको मनी टर्म में मेजर करेंगे, और ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल की बात किया गया था। ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल की बात किया गया है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन की। ये प्रोसेस लगातार अकाउंटिंग में चलता है, इसकी बात किया गया है। आफ्टर दैट है ऑर्गेनाइजेशन, कि अकाउंटिंग जहां भी होता है वो जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो। यहाँ पे बात किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन की, अकाउंटिंग जनरली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। दैट ऑर्गेनाइजेशन में भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपनी। ये आप चैप्टर सेकेंड में पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर सेकेंड में पढ़ते हो ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात यहां पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया गया इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो अकाउंटिंग के इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उन तक हम क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन का वर्क करते हैं। अकाउंट जो बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उन तक हम कम्युनिकेशन का वर्क करते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन का। यूजर्स जो होते हैं बच्चे, ये दो तरह के यूजर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर, और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, अभी हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं। इंटरनल यूजर्स में आएगा ओनर्स मैनेजमेंट, एक्सटर्नल में आएगा क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब आपका आएगा एक्सटर्नल में। ठीक है, तो यूजर्स जो होते हैं अकाउंटिंग में ये दो तरह का होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया, ओके डन, ठीक। नेक्स्ट, अब जो टॉपिक था हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि दो तरह के यूजर्स है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो उसकी बात हम कर ले रहे हैं कि इंटरनल यूजर्स में क्या आएगा और एक्सटर्नल यूजर्स में क्या आएगा। देखिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, या पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दोनों सेम टॉपिक का दूसरा नाम है। ठीक है बच्चे, बिजनेस में दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। जैसे कि जिसका बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट हो
ओनर का इंटरेस्ट होता है, क्रेडिटर्स का होता है, मैनेजमेंट का होता है, इंप्लॉय का होता है। हर कोई जानना चाहता है बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट जानने के पीछे सबका अलग अलग मोटिव होता है, तो उसी को इंटरेस्टेड यूजर्स कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो यूजर्स का कैटेगरी है वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक इंटरनल और दूसरे में एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटरनल यूजर में क्या आएगा और एक्सटर्नल यूजर्स में क्या आएगा। ठीक है ना, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर। बच्चे इंटरनल यूजर में आएगा ओनर्स एंड मैनेजमेंट। बिजनेस का जो ओनर होता है वो जानना चाहता है, बिजनेस का ओनर, कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि भाई ओनर पैसा लगा रहा है, तो ओनर जानना चाहेगा प्रॉफिट कितना हुआ। हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में कि कम हो रहा है, कम हो रहा है तो कैसे बढ़ाएंगे, या क्यों कम हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लो प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट। कहीं हमारा एक्सपेंसेस तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंस तो नहीं हो रहा है, किस एक्सपेंसेस को हम कम कर सकते हैं। तो जो यूजर्स होते हैं बिजनेस के, वो इंटरनल में ओनर्स, ये जानना चाहता है बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में। मैनेजमेंट पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो भाई उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉफिट को बढ़ाना, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मैनेजमेंट बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट रखता है, क्यों, उसका जिम्मेदारी है बिजनेस को मैनेज करना, तो वो उसको बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है प्लानिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। इसलिए मैनेजमेंट जानना चाहता है बिजनेस का प्रॉफिट, क्योंकि फर्दर वो जो प्लानिंग करेगा वो अभी के प्रॉफिट का एनालिसिस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल में ओनर एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में हो गया पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है बच्चे न्यू इन्वेस्टर्स। न्यू इन्वेस्टर्स, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो जानना चाहता है बिजनेस को, किसी भी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कोई नया इन्वेस्टर जो होता है वो बिजनेस के प्रॉफिट को देख के ही इन्वेस्ट करता है। आप ही किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर में पैसा लगाओगे तो आप पहले उस कंपनी का पास्ट ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करोगे ना, देखोगे ना पिछले साल कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए उस तरह जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कहते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बिजनेस के प्रॉफिट का एनालिसिस करता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स देखता है कि कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है। ये किसकी बात करेगा, क्रेडिट वर्दीनेस की। क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा कि क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, क्या कंपनी उनसे जो शॉर्ट टर्म लोन लिया है वो कंपनी टाइमली रीपे करेगा कि नहीं, अकॉर्डिंगली वो सोचेंगे और पैसा दे उधार में कि नहीं दे। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर देखेगा कि फर्म का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसा है, क्या फर्म जो लोन लिया है प्रिंसिपल अमाउंट वो फ्यूचर में रीपे कर पाएगा ऑन टाइम या नहीं, ये लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स देखेगा। ठीक ना, ये किसकी बात करेगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, कि फर्म नॉन करेंट लायबिलिटीज का पेमेंट टाइमली कर पाएगा या नहीं। एम्प्लॉय आप जानते हो वर्क करता है कंपनी में, उसका ध्यान इस पे होता है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो आई कैन आस्क टू इंक्रीज माई सैलरी एंड वांट बोनस। एम्प्लॉय सोचता है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो हम सैलरी बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, कंपनी से बोनस का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय सोचता है, मतलब कि ये सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में सोचेगा, सैलरी इंक्रीज और बोनस के बारे में एम्प्लॉय सोचता है अगर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को, इसलिए देखता है। टैक्स अथॉरिटी टैक्स का असेसमेंट करेगा, किसकी बात करेगा, टैक्स अथॉरिटी, टैक्स असेसमेंट। गवर्नमेंट और देयर एजेंसी ये भी टैक्स के बारे में सोचता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप की सोसाइटी के प्रति ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। पब्लिक कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट को मतलब कि इंस्पेक्ट करता है इंटरेस्टेड यूजर से, क्योंकि पब्लिक भी एक इन्वेस्टर्स होता है। कॉम्पिटिटर्स कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालिसिस करेगा ताकि कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अंदाजा लगा सके, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर्स हमारे स्ट्रेंथ को जानना चाहता है कि अच्छा इनका मेन स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है। ठीक ना, तो जो कॉम्पिटिटर्स होता है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करता है। तो बच्चे इस तरह से आपका हो गया इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। आप इसको नोट कर लो कि इससे क्वेश्चन आ जाता है कि
बताइए अकाउंटिंग के इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? तो इंटरनल यूजर में ओनर मैनेजमेंट हो गया, एक्सटर्नल में पोटेंशियल इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, एम्प्लॉय, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स। चलिए इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है, अकाउंटिंग का यूजेस क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है, जो ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कैसे? मैनेजमेंट को प्लानिंग में हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, कंट्रोलिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बच्चे, जो अकाउंटिंग है ये हमें कंप्लीट और सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है। कंप्लीट क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। किस पे? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जब ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, डेबिट एस्पेक्ट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट। तो पूरी जानकारी हमें बिजनेस का देता है दोनों एस्पेक्ट के बारे में। जर्नल एंट्री जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखते हो कि अकाउंटिंग डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करता है। इसलिए अकाउंटिंग हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग को हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, प्लस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है। जैसे हमने जर्नल में आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की ट्रांजैक्शन को जर्नल में हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिकली और डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस। बच्चे, हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी मिलता है कि पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हमें बिजनेस में हुआ है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी किससे मिलता है बच्चे? हम लोग साल के अंत में बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देता है कि हमारे बिजनेस में टोटल असेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, लाइबिलिटीज कितना है और कैपिटल कितना है। कब? साल के अंत में। जनरली जब साल के अंत में 31 मार्च को जब हमारा बिजनेस क्लोज होगा तो उसकी जानकारी देगा कौन? बैलेंस शीट हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देता है। इनेबल्स कॉम्परेटिव स्टडी। हम लोग क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक ईयर्स के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अकाउंटिंग करने से हमें पता चल पाता है कि कितना हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, कितना हम टैक्स सरकार को पे करेंगे, इसके लिए असेसमेंट करते हैं। एविडेंस ऑफ लीगल मैटर। बच्चे, लीगल मैटर कोई भी कोर्ट वगैरह में कोई मैटर्स कभी होता है उसका ये एविडेंस है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को हमने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया है। ठीक है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। जब अगर हमें बिजनेस किसी को सेल करना है तो उस समय कैसे जानोगे कितने में बेचना है? ट्रांजैक्शन किए रहोगे तभी ना पता चलेगा। हमारे बिजनेस का नेट वर्थ, टोटल कैपिटल इतने का है, हमारे बिजनेस में इतना एसेट्स है, इतना लाइबिलिटीज है, कितने में बेचना है, ये सब अकाउंटिंग किए रहेंगे तभी पता चल पाएगा। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। बच्चे, कोई भी पर्सन हमें लोन देता है तो हमारे एसेट्स को देखता है, हमारे एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज को देखता है, कैपिटल को देखता है। तो अकाउंटिंग में तो ये सब कुछ रिकॉर्डेड है बैलेंस शीट में, तो इसलिए लोन लेने में भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप फर्म। बच्चे, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। उस केस में क्या होता है कि हर पार्टनर जानना चाहता है बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। हर कोई बिजनेस के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहता है, तो रिकॉर्डिंग करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तभी पार्टनरशिप हमारा सही से चलेगा। ओरल चीजों से पार्टनरशिप लंबे टाइम तक नहीं चलता है।
हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। बच्चे अगर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है फ्रॉड के चांसेस। तो बच्चे ये हमारा रहा एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत इजी सा पॉइंट था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइंट नहीं है, एक दो अगर थे जहाँ पे वर्ड हमने उसके बारे में आपको बता दिया। चलिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो टेक ए स्क्रीनशॉट। डन, ओके, चलिए और कोई भी बच्चे अगर गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको नंबर लिखना है गुडविल एडुकेयर का तो लिख लीजिए, गुडविल एडुकेयर। ये कोचिंग कहाँ पे है, लंका वाराणसी, वाराणसी में है। और आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8676080858। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके गुडविल एडुकेयर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वैसे गूगल मैप पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे अकाउंटिंग का लिमिटेशंस क्या है, और देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, दैट इज लिमिटेशंस। तो कमी, आप ना जब बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे तो देखोगे हर एक चीज का सोल प्रोवाइडर के फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट, कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट, हर एक चीज का मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है, लिमिटेशंस भी है। सेम उसी तरह से अकाउंटिंग के लिमिटेशंस देखते हैं क्या क्या है। पहला है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अकाउंटिंग साइंस है, ठीक है, साइंस तो है, साइंस के बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग से मैच करता है, रूल्स पे बेस्ड है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बट फिर भी कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाता है अकाउंटेंट जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। कैसे, डेप्रीसिएशन के कई सारे मेथड्स हैं, अकाउंटेंट अपने मन मुताबिक मेथड चूज कर लेता है। जब कोई भी एसेट्स पे डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए हमें यूजफुल लाइफ देखना होता है, अकाउंटेंट अपने मन के मुताबिक थोड़ा सा बढ़ा घटा लेता है। स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड में बायसनेस आ जाता है। तो कहीं न कहीं पर्सनल जजमेंट से अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस होता है, जो कि अकाउंटिंग का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, जैसे अकाउंटिंग जो है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे बेस्ड है, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट्स। बट नेगेटिव पॉइंट भी है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन की वजह से हम लोग ट्रांजैक्शन को बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो बिजनेस के बुक्स में उसी प्राइस पे रिकॉर्ड होगा जिस प्राइस पे हमने खरीदा है। अब हमने जिस पे खरीदा वो तो हमने लिख दिया, मार्केट वैल्यू चेंज होने से बुक वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अब जब सोचो, हो सकता है कि उस एसेट्स का मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गया हो और हमारे बुक में ज्यादा दिख रहा है, हो सकता है मार्केट वैल्यू बढ़ गया हो और हमारे बुक में कम दिख रहा है, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट ना। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कन्वेंशन पे बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन कहीं कहीं निगेटिव भी है कि यहां पे एक पॉइंट याद रखना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट्स उसी प्राइस पे रिकॉर्ड होगा जिस प्राइस पे हमने खरीदा था, और ये पॉइंट नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, बच्चे समटाइम्स अकाउंटिंग हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे, ये केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करता है, नॉन फाइनेंशियल को रिकॉर्ड ही नहीं करता है। जबकि बिजनेस में क्या है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी तो रोल है। जैसे वर्कर का इफिशिएंसी, वर्कर बहुत इफिशिएंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैनेजमेंट का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बट अकाउंटिंग में इन सब के लिए कोई जगह नहीं है, केवल फाइनेंशियल को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ये अकाउंटिंग क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है।
बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हम यहां पे भी बताए हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग एक वर्ड है, जैसे मान लो विंडो के ऊपर ड्रेसिंग कर्टन लगा रहता है, ये क्या होता है, चीजों को अच्छा दिखाना, एक हमारा कमरा अच्छा दिखे इसलिए हम क्या करते हैं, कर्टन लगा देते हैं। तो अकाउंटिंग भी क्या करता है, अपने मन के मुताबिक अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट को बढ़ा चढ़ा के दिखा लेता है। डेटर्स के यहाँ बहुत पैसा बाकी है, डेटर्स को बोले ए डेटर्स पैसा दे दो, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने वाला है, उसमें हमको कैश दिखाना है, तो कैश दिखा दिए। हम चाहते हैं मेरे पास बहुत सारे स्टॉक अनसोल्ड ना दिखे, तो स्टॉक 2 दिन रुक के खरीदते हैं, स्टॉक 2 दिन रुक के खरीदते हैं। हेलो हेलो, हाँ कौन, हाँ हाँ गुडविल कोचिंग में लगा, आप कौन? CUT पीजी, पीजी में कौन सा कोर्स, MCOM कॉमर्स का कि साइंस का? MCA, MCA नहीं चलता है, कॉमर्स कोचिंग हमारा। अच्छा, मैं तो अभी ना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव लेक्चर, थोड़ी देर बाद हम आपको कॉल बैक करके बता देंगे, ठीक ना? ठीक है, ठीक ठीक, ओके। तो बच्चे, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग से भी अफेक्ट होता है। क्या होता है ना कि अकाउंटेंट चीजों को अपने मन के मुताबिक बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, और अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होता है। अनसुटेबल फॉरकास्टिंग, कभी कभी उस ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्डेड है उसके बेसिस से फॉरकास्टिंग जरूरी नहीं कि जो कुछ हम करें वो सही ही आए हमेशा, दैट इज अनसुटेबल फॉरकास्टिंग। तो ये बहुत आपका लिमिटेशंस के पॉइंट है, आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ठीक है? हो गया, ओके। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि जो अकाउंटिंग होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए, दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ रिलायबिलिटी का? बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है? वेरिफिएबल होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि अकाउंटिंग डाटा पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होता है। अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिलायबल होना चाहिए, डाटा पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक ना? रिलीवेंस, रिलीवेंस का मतलब हुआ रिलेटेड टू फर्म ऑब्जेक्टिव, रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, फर्म के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड अकाउंटिंग होना चाहिए, ठीक ना? अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि हमें अकाउंटिंग को ऐसे प्रेजेंट करना है कि 2 या 2 से अधिक ईयर्स के डाटा को हम इजीली समझ सके। मतलब कि चीजों को ऐसे प्रेजेंट करो कि जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं बिजनेस के, इंटरनल और एक्सटर्नल, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। समझ में आ गया ना? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब हुआ कि easy to understand या easy to understood by interested user, interested user, जो बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स है उसको वो इजीली समझ सके, इसलिए अंडरस्टैंडेबिलिटी कहा गया है। इसके बाद कॉम्परेबिलिटी, ऐसे हमें प्रेजेंट करना है कि 2 और मोर देन 2 ईयर्स के डाटा का इजीली कंपेयर कर सके और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। फेथफुल प्रेजेंटेशन करना है कि डाटा जो हो वो ट्रू हो, ठीक है, और बेस्ड ऑन एविडेंस हो, बेस्ड ऑन एविडेंस।
कि हमें अकाउंटिंग में डाटा को सही सही दिखाना है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं शो करना है। तो अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे बच्चे रिलायबिलिटी की बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिलेवेंस रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, अंडरस्टैंडेबिलिटी इजी टू अंडरस्टूड बाय द इंटरेस्टेड यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल जो होते हैं, कॉम्परेबिलिटी 2 और मोर ईयर्स के डाटा को हम इजीली कंपेयर कर सके, और डाटा का फेथफुल प्रेजेंटेशन, मतलब कि सबको सही सही जानकारी हमें देना है, कोई भी चीज हाइड नहीं करना है। ये हमारे हो गए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक। हो गया? चलिए नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर चैप्टर फर्स्ट, रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है? अकाउंटिंग का रोल क्या है? दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। अकाउंट रोल ऑफ लैंग्वेज। आप जानते हो ना कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज है अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जैसे कोई भी लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है बच्चे? कम्युनिकेशन। तो अकाउंटिंग का भी मेन काम है कम्युनिकेशन की। जो डाटा ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है सिस्टमेटिकली, उससे लेजर बनाया है, फाइनल अकाउंट बनाया है, तो अब वो फाइनल अकाउंट जो है लैंग्वेज का काम कर रहा है। किसके लिए? इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए। इंटरेस्टेड यूजर्स को अब वो चीज समझ में आएगा, है ना? तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज है, यूजर्स को उससे वो चीज समझ में आएगा। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब कि ट्रांजैक्शन को हम लोग जिस प्राइस पे खरीदे हैं उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नेचर का होता है, मतलब कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। बच्चे अकाउंटिंग से हमें नेट प्रॉफिट भी डिटरमाइन होता है जब साल के अंत में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उससे हमें नेट प्रॉफिट डिटरमाइन होगा। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चे जब साल के अंत में हम बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट से हमें क्या होगा? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिलेगा। बिजनेस में हमारा एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, कैपिटल कितना है, इसकी जानकारी मिलेगा। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करता है। किसके लिए? इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए। इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम है। रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अकाउंटिंग हमें कई सारे सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे इस तरह से हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब जो बच्चे इसको लिखना चाहते हो, यू कैन राइट और टेक स्क्रीनशॉट। ओके देखो बच्चे, अब अगर कोई भी बच्चे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, तो बच्चे गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है ये वाराणसी में है। कहां पे? लंका पे। कहां पे? लंका पे। गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आप अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लो। B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। रविदास गेट के पास लंका पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। आप जब बनारस आओगे तो लंका पे एक रविदास गेट है, गेट के पास आओगे, गेट के अंदर एंट्री लोगे, 100 मीटर बाद लंका थाना है, और थाना के साइड में ही, थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। कोई बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, तो आपके सामने स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन क्लासेस में 11th एंड 12th कॉमर्स का रेगुलर क्लासेस चलता है। मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। CUET का कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहा है। CUET में BCom और MCom एंट्रेंस के लिए, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। कोई भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप गुडविल एडुकेयर का ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, पेड कोर्सेज, तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए। इस तरह का लोगो होगा, ये लोगो
देख के गुडविल एडुकेटर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। यदि आप गुडविल एडुकेटर का फ्री लेक्चर चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे गुडविल एडुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, रेगुलर हमारे वीडियो अपलोड होते हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके लेक्चर्स देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे 11th और 12th कॉमर्स के कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें, ठीक है। और आपको पूरे वाराणसी में नंबर 1 रैंकिंग हमारा है, कॉमर्स के कोचिंग में प्योर कॉमर्स कोचिंग है, और यूट्यूब पे भी हमारा अच्छे कंटेंट हम आपको डिलीवर करते हैं, जिससे कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है क्लासेस, उनके लिए फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, या जो बच्चे नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है, और आ सकते हैं तो आपके लिए ऑफलाइन सेंटर में स्पेस खाली है, ठीक है। चलिए बच्चे, थैंक यू। जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया सब्सक्राइब कर लो और देख लो कि आपने लाइक किया है कि नहीं। अगर लाइक नहीं किए हो तो लेक्चर को लाइक कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वील मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।